नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। एक रानी और सेनापति के प्रेम की कहानी है। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, हाँ, और लाइक करना मत भूलिएगा। और हमें तो लगता है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस युग की है जब यूनान की बागडोर एक रानी के हाथों में थी। वहाँ का सेनापति एक बहादुर सामंत था। वह वीर, नेकदिल, साहसी और देश प्रेमी नवयुवक था। कोई भी शासक उसके भरोसे देश की सुरक्षा को छोड़कर निश्चिंत हो सकता था। उसके साथ साथ वह शाही प्रेमी भी था। रानी उससे प्यार करती थी। वह रानी और अपने देश दोनों के ही प्रति पूर्ण समर्पित और वफादार था। उसके हाथों की कोमल उंगलियां जब रानी के सुनहरे बालों को सहलाती थीं, तो उस स्पर्श के जादू से उनका पूरा शरीर तरंगित हो उठता। मगर यही उंगलियां जब तलवार की मुठ पर कस जाती तो शत्रु के कलेजे हिल जाते थे। उनका दिल रानी के प्यार में सराबोर था, प्रेम रस से लबरेज था। मगर जब बात देश की सुरक्षा की होती थी तो यही प्रेम पगा दिल वज्र का हो जाता था। देश उसकी दिलेरी और वीरता का, देशभक्ति का लोहा मानता था। प्रजा को उस पर पूर्ण विश्वास था। उसका हर जगह सम्मान होता था। वह यूनान की सभी युवतियों का आदर्श पुरुष भी था। किसी खास मौके पर जब वह अपने काले रंग के अरबी घोड़ों पर सवार होकर यूनान की गलियों से गुजरता था, तो वहां की नौ युवतियां उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो जाती थीं। वे अपने घरों की छतों पर, खिड़कियों पर, छज्जों पर खड़ी होकर आतुरता से गलियों में देखती ताकि उनकी एक झलक पा सकें। सेनापति जब हथियार बंद होकर देश की सीमाओं पर गश्त के लिए निकलता तो पड़ोसी देशों की सेनाओं के सेनापति भी भय से दहल जाते थे। अद्भुत बेमिसाल व्यक्तित्व का स्वामी था। नगर में अल्मीनिया नाम की एक नगर वधू भी रहती थी। वह राजधानी के बड़े बड़े अमीर उमराव, बड़े छोटे सामंत, धनी रईस, बड़े सरकारी अधिकारी मनोरंजन एवं मौज के लिए उस नगर वधू के पास जाते थे। अल्मीनिया अप्रियतमी सौंदर्य की मलिका थी। उसके पास नर्तकियों का पूरा समूह था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार सेनापति भी उसकी नृत्यशाला में नृत्य देखने आते। मगर सेनापति ने कभी उस तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। अल्मीनिया ने अभिसारिका बनकर नारी सुलभ आचरण को छोड़कर अपनी ओर से पहल करते हुए सेनापति को रंगशाला में आने का निमंत्रण भेजा। मगर सेनापति ने वहां जाना उचित नहीं समझा। अल्मीनिया ने दूसरी बार फिर अपना एक सेवक भेजकर सेनापति को रंगशाला में आने का अनुरोध किया। सेनापति फिर टाल गए। अल्मीनिया ने अपने स्वभाव को कुचलते हुए तीसरी बार फिर अपना एक और संदेश वाहक सेनापति के पास भेज दिया। अब की बार सेनापति ने कहा, मैं समझता था कि पहले बुलावे पर जब मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारी मालकिन समझ जाएंगी कि मैं उनका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। मगर वह नादान नहीं समझी। दूसरी बार भी जब मैं नहीं गया तब भी वे इस बात को नहीं समझ पाई। अब मैं साफ साफ कहता हूँ कि मैं तुम्हारी मालकिन का यह अनुरोध कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। उनको मेरी ओर से यह कह देना कि मेरे मन में उनको लेकर कोई बैर या कटुता नहीं है। एक लोक नर्तकी की हैसियत से मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। देश की सुरक्षा का भार मेरे कंधों पर है और मैं राजमहल का शाही प्रेमी भी हूँ। ये दोनों उत्तरदायित्व बहुत महत्वपूर्ण है।
इनके कारण मैं एक सामान्य व्यक्ति की ही तरह स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। यह मेरा कर्तव्य भी है अपनी मालकिन से जाकर कहना कि मैं अवहेलना के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सेनापति ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा। सेनापति का उत्तर सुनकर अल्मीनिया का नारीत्व आहत हो गया। उसे लगा कि सेनापति ने कटा सा जवाब देकर मेरे आत्माभिमान पर आघात किया है। उसका अहम चोट खाकर जाग उठा था। सेनापति कभी कभी अपने घोड़ों को नदी में नहलाने के लिए लेकर जाते थे। एक दिन सेनापति घोड़े लेकर आया तो देखा कि अल्मीनिया व उसकी सखियों की तंबू पहले से ही किनारे पर लगे हुए थे। वे भी जल के लिए यहाँ आई हुई थीं। सामना होने पर अल्मीनिया ने मोहक अंदाज में कहा, देश के रक्षक और शाही प्रेमी को इस अदासी नर्तकी का सलाम कबूल हो। सलाम का उत्तर देते हुए सेनापति ने पूछा, कैसी हो अल्मीनिया? ठीक हूँ जनाब। लगता है आप घोड़े नहलाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, मगर यह स्थान तो हमने पहले से ही घेर लिया है। आपसे सवाल का जवाब चाहती हूँ, फिर यहाँ से चली जाऊँगी। अपना सारा तामझाम भी उठा ले जाऊँगी। सेनापति बोले, बोलो क्या पूछना चाहती हो? तुम्हें अपना सवाल पूछने की पूरी आज़ादी है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि राजमहल में आप अपनी इच्छा से कब गए थे? सत्य बताइएगा सेनापति जी। अपनी इच्छा से तो कभी नहीं गया अल्मीनिया। मेरी इच्छा का तो कोई मतलब नहीं है। जब रानी बुलाती हैं तभी मैं वहाँ जाता हूँ। तो इसका मतलब आपकी कोई तमन्ना, कोई चाहत या अरमान है ही नहीं। यदि कोई चांदनी रात, बसंती हवा, मधुर संगीत किसी का साथ पाने को बेचैन कर दे, तब क्या होता है, कैसा लगता है? सेनापति की चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। मैं कौन हूँ? हुक्म का गुलाम हूँ। रानी के आदेशों पर नाचने वाला पुतला हूँ। सीमाओं की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी ताकत का प्रयोग देश की रक्षा के लिए और मेरी इच्छा, मेरे अरमान। अल्मीनिया के एक सवाल ने सेनापति को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। उनके चेहरे पर चिंता व उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। जिस निजी सुखों को वह भूल गया था, अल्मीनिया के सवाल ने सब फिर से याद दिला दिया था। जब सेनापति घर पहुंचा तो उसके मन में अल्मीनिया के सवालों ने बार बार चोट करना आरंभ कर दिया। वह अपने मन पर काबू न कर सका और एक रात सेनापति बिन बताए अल्मीनिया की नृत्यशाला की महफिल में हाजिर हो गए। अल्मीनिया के संकेत पर सेविकाओं ने उस पर फूलों की वर्षा की सुगंधित इत्र छिड़का गया। मनमोहक सुगंधक वाला शरबत भी पेश किया गया। फिर आकर्षक एवं उत्तेजक नृत्य का आयोजन भी किया गया। सेनापति एक अलग ही दुनिया में था। वह अब अल्मीनिया पर मोहित हो चुका था और बोला, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। अल्मीनिया, बोलो क्या कहती हो? हम देह के व्यापार को प्रमुखता नहीं देते सेनापति। यदि कभी देह की बात आ भी जाए तो हम पैसा नहीं, उपहार लेते हैं। तुम कैसा उपहार चाहती हो अल्मीनिया? मैं तुम्हें मनचाहा उपहार लाकर दे सकता हूँ। बहके हुए सेनापति ने कहा, 3 चीजें, एक हार, एक कंघी और एक आईना। ठीक है, अगली बार ये तीनों ही उपहार लेकर ही तुम्हारे पास मैं आऊँगा। अब मुझे जाना होगा अल्मीनिया। ठीक है, मगर जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ और बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ ताकि आप हमें भली भांति समझ सकें और किसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार न हो। इसलिए आप संयम होकर हमारी बातें सुनिए। देखिए, हमारा नृत्यशाला का प्रमुख कार्य है नाच व गाना गाकर लोगों का मनोरंजन करना है। फिर यहाँ
मधुशाला भी बना दी गई है, इसलिए यहाँ हर तरह के लोग आने लगे हैं। लोक नर्तकी होने के कारण मैं किसी को रोक नहीं सकती। फिर हमारे पास कुछ ऐसी युवतियाँ भी आने लगी हैं जो अर्थभाव के कारण मदिरा पीकर बहकने वाले लोगों के साथ रात बिताने को तैयार भी रहती हैं। इस तरह यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो मदिरा पीते हैं। इन नवयुवतियों को मुद्रा देकर अपना संयम खोटा करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों का यहाँ कोई स्वागत सत्कार नहीं होता। यहाँ पर जो नर्तकी हैं वे लोगों के सामने अपनी नृत्य कला व संगीत कला का प्रदर्शन करती हैं। कला प्रेमी सम्यक दर्शन उनकी कला की प्रशंसा करते हैं। इससे उनको आत्मसंतोष मिलता है। कभी कभी दर्शक खुश होकर कोई उपहार भी दे देते हैं तो नर्तकियां उसे स्वीकार कर लेती हैं, मगर वे न तो किसी से कुछ मांगती हैं और किसी से उपहार की अपेक्षा करती हैं। ऐसा करना उनकी कला की मर्यादा की अपमान समझा जाता है। रही बात मेरी, तो सच यह है कि मैंने आज तक किसी का कोई उपहार स्वीकार नहीं किया है। मैंने निश्चय किया था कि मैं उस व्यक्ति का उपहार स्वीकार करूंगी जिसे मेरा दिल स्वीकार करेगा। मेरे पास बड़े से बड़े धुरंधर एक से बढ़कर एक उपहार पेश कर चुके हैं, मगर मैंने धन्यवाद सहित अस्वीकार कर दिया। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिससे उपहार लेने के लिए मेरा दिल मुझसे कह रहा है। अल्मीनिया ने अपनी बात पूरी की। सेनापति उसके मुख से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर भाव विभोर हो गया। बोला, अगली बार आपके लिए तीनों ही उपहार लेकर यहाँ आऊँगा। आप असाधारण व्यक्ति हैं सेनापति जी, अतः उपहार भी असाधारण ही होना चाहिए। अल्मीनिया ने मोहक अंदाज में कहा। तो बताइए किस प्रकार के असाधारण उपहार चाहिए आपको? मैं वैसा ही उपहार ले आऊंगा। वादा करते हैं सेनापति? बिल्कुल हाँ करता हूँ, आप कहिए तो। सेनापति पूरी तरह सम्मोहित हो चुका था। मुझे वह हार चाहिए जो देवी अग्रदीति की प्रतिमा के गले में है। मुझे वह कंघी चाहिए जो मुख्य चर्च के पादरी की पत्नी अपने जुड़े में हमेशा लगाकर रखती है। मुझे वह आईना चाहिए जो राजनर्तकी अपने श्रृंगार में प्रयोग करती हैं। सेनापति अंधा हो गया था। एक बार तो वह इन अनोखी मांगों को सुनकर चकरा गया, मगर फिर संकल्प किया कि वह ये तीनों उपहार अतिशीघ्र ही अल्मीनिया को भेंट करेगा। देवी अग्रदीति की प्रतिमा के गले में जो हार था वह सरकारी संपत्ति थी। उसे न मांग कर लिया जा सकता था और न ही खरीदा जा सकता था। उसे तो केवल चुराया ही जा सकता था। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सेनापति पर अपनी इच्छा से कुछ करने का, अल्मीनिया को पाने का जिन सवार था, उसने देवी की प्रतिमा के गले से हार चुरा लिया और छिपा कर रख लिया। सुबह होते ही देवी की प्रतिमा के गले का हार चोरी होने का समाचार जंगल में आग की तरह फैल गया। शहर कोतवाल को चोर पकड़ने की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। अब सेनापति ने चर्च के आसपास घूमना आरंभ कर दिया। एक दिन उसने देखा कि पादरी की पत्नी चांदनी रातों में चर्च के सामने वाले बगीचों में घूम रही थी। वह अचानक उसके सामने आ गया। सेनापति को अपने सामने देखकर वह भौचक्का रह गई। अरे आप! इसके मुंह से अन्यासी ये शब्द फूट पड़े। हाँ, श्रीमती जेनिया, सेनापति हूँ ना। देश की सीमाओं पर गश्त करते करते कभी अंदर भी झांक लेता हूँ। संयोगवश आपसे भेंट होनी थी, इसलिए शायद यहाँ आ निकला। बड़े अपनेपन से उसने पादरी की पत्नी के कंधों पर हाथ रखा। जेनिया अभिभूत थी।
उसकी एक झलक पाने को यूनान की सुंदरियां तरसती थीं। वह आज ठीक उसके सामने खड़ा था। वह उस मादक मदहोश कर देने वाले हाथों के स्पर्श से सिहर उठी। वह एक खुमारी जैसी स्थिति में आ गई। उसके शब्द मुंह में जैसे बर्फ हो गए। वह मानो सपना देख रही थी। आओ थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं। सेनापति ने मौन तोड़ा। वह यंत्र चलित सी उसके पीछे पीछे चलती गई। एक संगमरमर की बेंच पर दोनों बैठ गए। अचानक सेनापति ने उसे अपने अंकों में खींच लिया। वह मादकता में डूबती चली गई। सेनापति एक योद्धा था। उसे पता था कि आघात कहाँ करना है। उसने सदे हुए बलिष्ठ हाथों से गला दबा दिया। जोनिया पल भर में ही शांत हो गई। उसने जुड़े में से कंघी निकाल ली। बड़ी नाजुकता से जेनिका के शव को बेंच पर लिटा दिया और लाश के माथे पर चुंबन अंकित करके वह वहां से निकल गया। अब वह राज नर्तकी के महल में गया। वह सबका विश्वास पात्र था और वह जनान खाने में नशीला पदार्थ मिलाना उसके लिए कोई बड़ी बात न थी। नशे में डूबी नर्तकी के श्रृंगार कक्ष में आईना चोरी हो गया। लगातार 3 आपराधिक वारदातों ने रानी को विचलित कर दिया। उसने सेनापति के सामने चिंता प्रकट की। सेनापति ने कहा, मेरा काम बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना है, मगर आप चिंता न करें। आज से मैं आंतरिक सुरक्षा का भी दायित्व ले रहा हूँ। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सचेत रहूंगा। आप इत्मीनान रखिए। अब सेनापति ने तीनों उपहार पा लिए थे। अब वह यह उपहार अल्मीनिया के पास लेकर जाने को आतुर था। उसका गुलाबी बदन रह रह कर सेनापति के मन में प्रतिबिंबित हो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक वह कल्पना करने लगा कि देवी अग्रदीति का हार पहनकर अल्मीनिया कैसी लगेगी। कल्पना करते करते उसके मस्तिष्क को जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे भयंकर बिजली का करंट उसे सिर से पैर तक बुरी तरह से झुलस गया हो। चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे हों। उसकी छठी इंद्री कुछ सवालों के संकेत देने लगी थी। प्रश्नों का चक्रव्यूह उसे घेर चुका था। उसके मन में पहला प्रश्न यह उठ रहा था कि अल्मीनिया नगर बधू है। वह इतनी भोली तो नहीं कि देश के नियम कायदे को न जानती हो। उसे पहले से पता था कि अग्रदीति की प्रतिमा का हार केवल चोरी से ही हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व की कोई चीज चोरी हो जाती है तो उसकी चर्चा भी जगह जगह होती है और उसकी तलाश भी जोर शोर से की जाती है। ऐसे में कोई उस हार को गले में धारण करके स्वयं अपनी मौत को क्यों बुलाएगा। अब अल्मीनिया इस हार को पहन तो नहीं सकती, तो उसने उपहार में हार क्यों मांगा। सेनापति सोचने लगा। उसके दिमाग में दूसरा प्रश्न यह उठा कि श्रीमती जेनिया नगर की प्रतिष्ठित महिला थी। उनकी हीरे जड़ी सोने की कंघी के बारे में सब जानते थे। उनके जूड़े से कंघी निकालना, या तो मैं उनकी हत्या करूंगा या पकड़ा जाऊंगा। अल्मीनिया ने सब पहले से ही सोच लिया था। मैं हत्यारा बन गया। क्या कोई किसी लाश से उतरा हुआ कपड़ा या जेवर पहन सकता है? कदापि नहीं। फिर उसने ऐसा उपहार क्यों मांगा? मुझसे हत्या जैसा अपराध करवाने के लिए। ओह, कहाँ चल दिया था मैं। सेनापति बार बार यही सोच रहा था। उसके मन में तीसरा प्रश्न यह भी उठ रहा था कि राजनर्तकी का आईना दोनों हम पेशा थी। कभी कभी किसी विशेष अवसर पर दोनों का सामूहिक नृत्य भी होता था। एक ही पेशे से जुड़ी होने के कारण उनका अक्सर मिलना जुलना भी होता रहता था। ऐसे में उस आईने को अल्मीनिया अपने प्रयोग में कैसे ला सकती थी, जबकि उसके पकड़े जाने का डर था। ओह, ये तो योजनाबद्ध थी कि या तो मैं आईना चुराऊंगा या चुराते हुए पकड़ा जाऊंगा।
दोनों स्थितियों में प्रतिष्ठा तो मेरी ही गिरनी थी। आखिर क्या चाहती थी अल्मीनिया? सेनापति का दिमाग सनसना उठा। कुछ समय के लिए वह अपनी मूल चरित्र को खो बैठा अवश्य था, मगर वह योद्धा ही था, हर पल सचेत, सजग व सावधान देश का सच्चा प्रहरी। अब वह अपने मूल स्वरूप को पा चुका था। वह सोचते सोचते अब एक निर्णय ले चुका था। उसके चेहरे पर सुकून था। अगली शाम उसने सामंतों जैसी नागरिक पोशाक धारण की, तीनों चीजों को लाल रेशमी थैले में डाला। अपने शानदार अरबी घोड़ों पर सवार होकर वह अल्मीनिया की महफिल में उपस्थित हो गया। उसका शानदार स्वागत हुआ। लाल गोटे की किनारी वाले मंसद पर उसे बैठाया गया। अल्मीनिया उसके साथ बैठी। देखो अल्मीनिया, यह रेशमी थैली है। अपने वादे के अनुसार मैं तीनों उपहार लेकर उपस्थित हुआ हूँ, मगर यह उपहार स्वीकार करने से पहले तुम्हें भी मेरी एक बात स्वीकार करनी होगी। वचन देती हो तो जैसे मैंने दिया था? हाँ, मैंने वचन दिया। बोलो क्या करना है मुझे? तुम्हें अपने गले में देवी का हार धारण करना होगा। अपने जूड़े में श्रीमती जेनिया की कंघी लगानी होगी। हाथों में राज नर्तकी का आईना पकड़कर महफिल में नृत्य करना होगा। सेनापति के संयम शब्दों में अपनी बात पूरी की। मगर तुम तो मुझे पाना चाहते थे, अल्मीनिया ने कहा। उसके चेहरे पर बेबसी छा गई। तुमको तो मैं पा चुका हूँ, यकीनन पूरी तरीके से पा चुका हूँ, सेनापति ने कहा। सेनापति की बातें सुनकर अल्मीनिया मजबूर हो गई और तीनों ही उपहारों से सुसज्जित होकर मंच पर उपस्थित हुई। उधर से लोगों की आवाजें जोर जोर से आने लगी। वह देखो, देवी अग्रदीति के गले का हार इस नगर वधू के गले में। एक ओर से आवाजें आई, अरे देखो तो श्रीमती जेनिया जैसी कंघी नर्तकी के जूड़े में। चारों ओर शोर मच गया। अल्मीनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जानती थी कि यदि उसने सेनापति का नाम लिया तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह खामोश रही। न्यायाधीश के सामने उसने अपराध स्वीकार कर लिया। राजमहल के कारावास में अल्मीनिया पर अभियोग चलाया गया। एक बुढ़ा सेवादार उसे समय पर खाने पीने की सामग्रियां दे जाता था। उसका खाना बहुत उत्तम व स्वादिष्ट होता था। कारावास में उसके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता था। बुढ़ा सेवादार उसके पास घंटों तक बैठकर बातें करता था। एक दिन उसने अल्मीनिया से पूछा, तुमने ये चोरियां क्यों की बेटी? वह बोली, बाबा चोरी मैंने नहीं की, मगर इन चोरियों का कारण मैं ही हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम कारावास क्यों झेल रही हो? तुमने अपराध स्वीकार क्यों किया? वह बोली, एक राज सीने में दफन है। यदि राज को राज रखने का भरोसा देते हो तो बता सकती हूँ। बुजुर्ग सेवक ने भरोसा देने का वादा किया। अल्मीनिया ने बेहद शांति से सारा वृत्तांत खोलकर बता दिया। अंत में वह बोली, बाबा औरत चाहे तो कितनी भी निर्लज्ज क्यों ना हो, अपनी ओर से प्रणय निवेदन कभी नहीं करती, मगर मैंने 3 बार ऐसा किया। सेनापति ने हर बार मेरा मान मर्दन किया। मेरे अंदर का नारी दर्प आहत हो गया और मैंने सेनापति को उसके ऊंचे ओहदे एवं प्रतिष्ठा से गिराना चाहा। काफी हद तक तो मैं सफल भी रही, मगर बेटी वह एक सच्चा सूरवीर और राष्ट्रभक्त है। राष्ट्र की सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा के सामने एक आदमी के मान अपमान का कोई महत्व नहीं होता। तुम ये क्यों भूल गई? बुढ़े ने कहा। कुछ मत पूछिए बाबा। बदले की आग तथा
अपमान ने मेरा विवेक ही जला डाला था। न्यायाधीश ने अल्मीनिया को विष देकर खत्म करने का मृत्युदंड दिया था। जल्लाद जहर का प्याला लेकर आया तो बुढ़े ने कहा कि लाओ यह प्याला मुझे दे दो और चले जाओ। मैं यह प्याला स्वयं अल्मीनिया को देना चाहता हूँ। बुढ़ा प्याला लेकर अल्मीनिया के पास आकर बोला, बेटी, इस राजभवन में तुम्हारा कोई बहुत बड़ा शुभचिंतक है। उसी के आदेश पर तुम्हारी सुख सुविधा व खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता था। यहाँ तक कि इस विष में भी बहुत सारा शहद घोला गया है ताकि तुम्हें इसके कड़वेपन एवं तीखेपन का एहसास न हो सके। वह शुभचिंतक कौन है, जानना चाहोगी? अब क्या जानना बाबा, फिर भी बताना चाहते हो तो बता दो। वह है सेनापति जी। अल्मीनिया की आंखें आश्चर्य से फट गईं। अब समय हो गया है, तुम यह प्याला धीरे धीरे पी जाओ। बड़ी शांत मौन देने वाली विष है जो खास तुम्हारे लिए ही तैयार करवाया गया है। पीकर कमरे में घूमती रहना, पैर सुन्न होने लगे तो लेट जाना। नींद आएगी और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। पीड़ा रहित सरल मौत होगी। अल्मीनिया विष पीकर टहलने लगी। तभी सेनापति ने कक्ष में प्रवेश किया। मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ अल्मीनिया, पहली बार अपनी इच्छा से। इतना कहकर सेनापति ने अल्मीनिया को अपनी बलिष्ठ बाहों में कस लिया। 2 बूंद पानी सेनापति की आंखों से निकलकर अल्मीनिया के गालों पर बह गया। एक भरपूर चुम्बन अल्मीनिया ने अपने माथे पर महसूस किया। उसका चेहरा विजय के दर्प से दमक उठा। अचानक वह बोल पड़ी, पाँव सुन्न हो रहे हैं बाबा, इसे लिटा दीजिए। बाबा ने कहा। बड़ी कोमलता से उसने अल्मीनिया को बिस्तर पर लिटा दिया। वह शांत लेट गई, फिर सो गई। कभी न टूटने वाली नींद सदा के लिए आ गई। उसको दफनाते समय सेनापति साथ था। अंतिम रस्म पूरी करने पर सेविका से सेनापति ने अनुरोध किया कि अल्मीनिया के बालों की एक लट काट कर मुझे दे दो। आदेश का पालन हुआ। समय अपनी गति से चल रहा था। सेनापति उम्र पाकर अपने पद से निवृत्त हो चुका था। अलमारी में उसने अपनी वसीयत लिखकर रख दी थी। एक दिन ऐसा भी आया कि वह इस संसार से विदा हो गया। शासकीय नियमों के अनुसार दफनाने से पहले उसकी वसीयत खोली जाती थी। लिफाफे में उसकी भी वसीयत खोली गई। एक लिफाफे में एक खत था और लाल सुंदरी बालों की एक खूबसूरत लट भी थी। खत में लिखा था, मेरी मृत्यु होने पर जब मुझे दफनाया जाए तो यह लट मेरी बगल में रख दिया जाए। आदेश का पालन हुआ। सेनापति की अंतिम इच्छा पूरी की गई।